Now the whole class is going to be recorded, and remember that key in today's class I will tell you about the summary of Hamlet. आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो हैमलेट की समरी को लेके बात करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आप उसको पहले से थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या क्या आपने देखा है, क्या आपने पढ़ा है। और जो हैमलेट की हम समरी को लेके बात करेंगे तो समरी हियर डज नॉट मीन कि आई एम गोइंग टू टेल यू act wise या scene wise, because within an hour it's not possible that I can cover the whole means the whole play of act के या scene के perspective से, but I will go some important points. Number one point which you have to remember कि जो Hamlet है, it's what Hamlet is a well known tragedy of William Shakespeare, जो फोर ग्रेट ग्रांड ट्रेजिडीज है विलियम शेक्सपियर का, उसमें से हैमलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है। और हैमलेट जो है 1602 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि इट्स अ वेल नोन ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। सेकेंड पॉइंट की इट पब्लिश्ड इन 1602, 1602 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। एंड थर्ड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट हैमलेट, always keep it in your mind that ki Hamlet is a revenge tragedy. What tragedy? Revenge tragedy. So there are certain points, there are certain things which you have already noted down, which you have already gone, but I am here again to recall those points because some of my dear aspirants, some of my dear students, they could not attend that class. So it's a big opportunity for them that they are going to take uh, a particular class related to the plays of Shakespearean tragedy, comedy, some important plays, 10 or 12, 10 से 12 important play पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने जो है मैकबेथ पे बात किया था। बट इन टूडेज क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट हैमलेट, जो 1602 ईस्वी में पब्लिश हुआ। दूसरा चीज कि 1602 ईस्वी में वो पब्लिश होने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर की जो फोर ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज है उनमें से वह एक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि व्हेन वी टॉक अबाउट हैमलेट ऑलवेज वी शुड कीप इन आवर माइंड कि हैमलेट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी, बिकॉज देयर इज द थीम ऑफ रिवेंज, उसमें थीम ऑफ रिवेंज है। और आपको जो है व्हेन आई विल मींस इफ आई एम गोइंग टू टॉक यू विल कम टू नो कि जितने कैरेक्टर्स हैं, जो सिचुएशन है, सारी सीन आपके सामने खुद ब खुद आएगी कि हाँ कैसे उसमें रिवेंज ट्रेजेडी है। नंबर फोर पॉइंट की व्हेन आई टॉक दैट हैमलेट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी, देन रिमेम्बर दैट कि यह हैमलेट है जहां पर कि आपको एक रिवेंज का कॉन्सेप्ट जो है, ऐसा नहीं कि पहली बार हैमलेट में आया या उसके पहले नहीं था, उसके पहले भी यू विल कम टू नो कि देयर वर so many tragedies had been written where you find the concept of revenge, जिसमें से एक आपको जो है देखने को मिलेगा टॉमस किट्स का स्पेनिश ट्रेजेडी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हैमलेट जो ट्रेजेडी है उसका सोर्स क्या है। उसका जो सोर्स है टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी। जस्ट आई वांट टू नो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? या ओके सो remember that key when I talk about Hamlet, there are certain points which I have to tell you again and again. In near future, if I deliver any lecture, I will come with these points. वो पॉइंट्स ऐसा कि उसको हमें बात करना ही करना, बगैर उसको बात किए हुए आई कांट डू एनीथिंग। सो व्हाट आई वांट टू से कि ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। इसका जो सोर्स है टॉमस किट्स का स्पेनिश ट्रेजेडी। ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव गॉन, वीडियो इज अवेलेबल, इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट लिखवाया गया था। तीसरा चीज आपको क्या समझना है, इसकी जो सेटिंग है डेनमार्क में है, जो सेटिंग है डेनमार्क में है। डेनमार्क आपका ऑलरेडी यू नो कि दैट्स अ प्लेस इन यूरोप।
तो डेनमार्क को का सेटिंग को लेकर के बनाया गया, जैसे मैकबेथ की सेटिंग स्कॉटलैंड है, वैसे इसकी सेटिंग डेनमार्क में है। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि व्हेन आई गो विद एनी प्ले, अगर हम किसी प्ले को लेके बात करते हैं, किसी प्ले को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना कि वेन एवर आई टॉक अबाउट एनी प्ले और डिस्कस एनी प्ले, देयर आर 2 or 3 points which everyone should keep in his or her mind. And what is that? publishing of the date, नंबर 1 पॉइंट की किस डेट को पब्लिश हुआ है, कौन सा ईयर था, दैट वाज 1602 में पब्लिश हुआ है। फिर मैंने आपको ये बताया कि उसकी सेटिंग कहाँ पर है, उसकी सेटिंग जो है डेनमार्क में है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो हैमलेट है वह किस तरह की ट्रेजेडी है, उसका थीम क्या है। तो हैमलेट का एक थीम है रिवेंज ट्रेजेडी, उसमें एक मोटिव दिखाया गया, और यह जो है यह एक मिशन है। हम कह सकते हैं किसका मिशन है, जो हीरो ऑफ द प्ले है, जिसके नाम पर प्ले को रखा गया, तो वह उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, और वह ऑब्जेक्टिव क्या है, रिवेंज। चौथा पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, या विच आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट कि रिवेंज के अलावा यू विल कम टू नो कि वहां पर एक और पॉइंट है, दैट इज डिले इन एक्शन। कि जो रिवेंज तो है, रिवेंज तो लेना है, लेकिन रिवेंज को लेने में बहुत सारी चीजों को डिले किया जाता है। तो एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज डिले इन एक्शन। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू गो। एक तो रिवेंज है, दूसरा क्या है, डिले इन एक्शन। वो जो डिले इन एक्शन है, उस डिले इन एक्शन को प्रोकास्टिनेशन कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्रोकास्टिनेशन। PROCASTINATION. So you can note down these points. You can means note down, already you have noted down, nothing to note down at all. So you will come to know that there is delay in action. Now the next point, that delay in action is also known as procrastination. जो जो प्रोकास्टिनेशन है, जो डिले इन एक्शन है, जो रिवेंज है, ये सब किससे एसोसिएटेड है? यू विल कम टू नो दैट इज एसोसिएटेड विद द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले, दैट इज हैमलेट। जो मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले कोई, हेलो, जी मैडम, yeah, it has been started madam, sharp at 8 a.m. I'm taking Hamlet, its summary। शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है उसकी समरी को हम लोग बात कर रहे हैं। So what I want to tell you कि we have to keep these points in our mind: setting up the play, theme of the play, publishing date, then you will come to know कि उसका स्टोरी क्या है, उसका सोर्स क्या है। So what I told you, these are very important points, and you will come to know कि these are always asked, हमेशा पूछा गया कि कुछ जो भी पेपर लास्ट ईयर्स के एग्जामिनेशंस रहे, if you turn the pages of the last year question papers, you will come to know उसका सोर्स क्या है, all these things। एक और पॉइंट जो आपको बात करनी है कि एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है उससे रिलेटेड है, दैट इज कि हु कॉल्ड हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। तो टीएस इलियट ने इसको कहा है कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दीज पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट की हैमलेट पब्लिश्ड इन 1602। नंबर 2 पॉइंट की हैमलेट जो है शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट या ग्रांड ट्रेजेडीज है, यह उनमें से एक है। नंबर 3 पॉइंट की जो इसका सोर्स है वह क्या है, टॉमस किट्स का स्पेनिश ट्रेजेडी है। नंबर 4 पॉइंट की इसका जो थीम है वो क्या है, रिवेंज। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले, द थीम ऑफ द प्ले इज रिवेंज, रिवेंज उसका थीम है। नंबर 5th पॉइंट, इसके अलावा एक और थीम को लेकर के चलता है, दैट इज डिले इन एक्शन। नंबर 6 पॉइंट, इसका सोर्स क्या है, टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी। नंबर 7 पॉइंट की हु कॉल्ड इट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। तो देर इज अ क्रिटिक टीएस एलियट। टीएस एलियट ने इसको जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर।
So remember, these are the 7 points which everyone should keep in his or her mind. कि ये 7 पॉइंट्स हैमलेट को जब भी बात होगी, ये हैमलेट से रिलेटेड ये 7 पॉइंट्स ऑलवेज यू विल कम टू नो. एंड इन माय प्रीवियस वीडियो दीज 7 पॉइंट्स आर अवेलेबल. ये सातों पॉइंट जो है मेरे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है. यू नो इट वेरी वेल कि हैमलेट से रिलेटेड हमने कवर किया था, सब लिखवाया था, वो सारी चीजें रही हैं. सो यू हैव टू गो विद दीज थिंग्स. हमेशा इनको जो है आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि इसका जो सेटिंग है डेनमार्क में है. थीम क्या है? रिवेंज है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ डज इट बिगिन. इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत को जानने के लिए दोबारा मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि शेक्सपियरियन जो ट्रेजिडी रही है उसकी खासियत क्या रही कि शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी शुड रिमेम्बर या विच वी शुड नो. एक तो शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज है उसमें थ्री यूनिटीज नहीं है. यू विल कम टू नो दैट देयर इज नो यूज ऑफ थ्री यूनिटीज: टाइम, प्लेस, एक्शन. शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में कोरस नहीं है. शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में पोएटिक जस्टिस नहीं है. शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में केवल ऐसा नहीं कि पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया गया है बल्कि प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है. शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में ऐसा नहीं कि केवल ट्रेजिक एक्शन है. ट्रेजिक एक्शन के साथ साथ कुछ सीन्स में आपको कॉमिक एक्शन भी मिलेगा. और जो शेक्सपियर की ट्रेजिडीज है मोस्ट प्रोबेबली इट रिवॉल्व्स अराउंड अ मेल कैरेक्टर हु माइट बी कॉल्ड द पिलर ऑफ द सोसाइटी और द पिलर ऑफ द नेशन. जो शेक्सपियर की ट्रेजिडी है वह एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है, घूमता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम पिलर ऑफ द नेशन कहते हैं. वेदर यू गो विद मैकबेथ, वेदर यू गो विद हैमलेट, यू विल कम टू नो कि उधर पूरी बात जो है मैकबेथ के इर्द गिर्द है और यहाँ पे पूरी बात किसके इर्द गिर्द घूमती है? हैमलेट के. सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है. बाकी सारी टर्म है, कैथारसिस है मार्सिया है, पेरिपीटिया है, ये सारी चीजें जो ट्रेजिडीज में होती ये यहाँ पे आपको नजर आएंगी. शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में प्लॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि प्लॉट उतना ज्यादा नहीं जितना कि कैरेक्टर को उन्होंने महत्व दिया है. शेक्सपियर की इन 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 ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर यू विल कम टू नो कि उन्होंने उसको बाकायदा डिजाइन किया 5 एक्ट में, सीन्स में, और पोएटिक लैंग्वेज के साथ साथ प्रोजाइक लैंग्वेज का भी यूज किया हुआ है. सो मेनी थिंग्स जो ट्रेजिडीज की खासियत रही है वो उन्होंने वहां पे यूज किया है. तो सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि एक पार्टिकुलर इवेंट होगा, उस पार्टिकुलर इवेंट को ही लेकर के एक्शन में तब्दील किया जाएगा. और जो हैमलेट है, हैमलेट में एक पार्टिकुलर इवेंट है. वह पार्टिकुलर इवेंट क्या है कि हैमलेट के फादर, जिसे हम कह सकते हैं कि किंग हैमलेट, जिसको किंग हैमलेट के नाम से एड्रेस किया गया है, ही वॉज मर्डर्ड बाई हिज ब्रदर. मतलब हैमलेट के फादर का मर्डर किया जाता है. किसके द्वारा मर्डर किया जाता है? उनके भाई के द्वारा, जिसका नाम क्या है? क्लाउडियस. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि देयर इज एन इवेंट, एक घटना है. वह घटना क्या है कि हैमलेट के फादर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर जिसको किंग हैमलेट के रूप में एड्रेस किया गया है, उनका मर्डर कर दिया जाता है. मर्डर किसके द्वारा किया गया है? उनके अपने भाई के द्वारा, जिसका क्या नाम है? क्लाउडियस नाम है. यह एक घटना घटित होती है, लेकिन इस घटना के पीछे एक मिस्ट्री है. नो वन कम टू नो, इसके बारे में नो वन कम्स टू नो, कोई जानता नहीं है कि दिस मर्डर वाज डन बाय हुम, दिस मर्डर वाज डन बाय हुम, बाय क्लाउडियस. और उसके बाद क्लाउडियस क्या करते हैं? पूरे साम्राज्य को अपने हाथ में ले लेते हैं. और हैमलेट की माँ, जिनका नाम गर्ट्रू है,
नाउ यू विल कम टू नो कैरेक्टर। अगर आपको जो मैंने लिखवाया था, इफ यू हैव गॉन विद द स्टोरी, इफ यू हैव सीन द मूवी, इफ यू हैव गॉन विद द समरी, यू विल कम टू नो कि ईच और एवरी पॉइंट यू विल गेट हियर कि हैमलेट के फादर का मर्डर कर दिया जाता है। यह सीक्रेसी मेंटेन रखी जाती है। जो मर्डरर है वो जो है हैमलेट के फादर के भाई, मतलब हैमलेट के चाचा हैं, जिनका नाम क्लाउडियस है। और जो क्लाउडियस है वह हैमलेट की माँ से ही शादी कर लेते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, वह हैमलेट की माँ से, क्योंकि हैमलेट की माँ को ये पता ही नहीं रहता कि उनके हस्बैंड का मर्डर इन्होंने ही किया। एक पूरी सीक्रेसी मेंटेन की गई है। और जब प्ले की शुरुआत होती है तो डार्क विंटर है, काफी ज्यादा जो है नाइट है, विंटर है। और वहां पर आप देखेंगे कि विंटर है, नाइट है, एंड यू विल कम टू नो कि ये जो विंटर है या नाइट है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है होता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि यू विल कम टू नो की पूरी जो सिचुएशन है वह एक हॉरिबल, फियरफुल के रूप में प्रेजेंट की जाती है। तो परहैप्स यहाँ पर भी यहाँ पे दिखाया गया है कि देयर इज व्हाट, देयर इज द एंट्री ऑफ द किंग हैमलेट का जो गोस्ट है वो वहां पे अपीयर होता है। तो सिचुएशन आप देखिए, सिचुएशन मैंने आपको क्या बताया कि एक तो नाइट है, और नाइट कैसी है, डार्क विंटर नाइट है। यू कैन जस्ट इमेजिन इन इंडिया या इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन दिसंबर एंड जनवरी, वेयर देर इज अ फॉग। तो ऑल ओवर द साइड देर इज अ फॉग। तो जब भी हैमलेट किसी भी सुपर नेचुरल कैरेक्टर की एंट्री कराते हैं, खास करके किस में कराते हैं, आपका ट्रेजिडी में कराते हैं, तो ट्रेजिडी में उसमें डार्क विंट्री नाइट, मतलब इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। सो सो रिमेम्बर दैट कि ये उसमें जब वह अपीयर होता है वो गोस्ट, तो वह गोस्ट जो है किसी से बात नहीं करता, बट ओनली शी, यू कैन जस्ट सी द एपार्शन, एक वर्ड होता है APPARTION, एपार्शन, उसकी परछाई, किंग हैमलेट की परछाई जिसको कह सकते हैं, वह चीज नजर आती है। व्हेन इट्स विजिबल, यू विल कम टू नो कि इट इज सीन ओनली बाय हुम, इट इज ओनली सीन बाय होरेसियो। एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, होरेसियो है। होरेसियो के द्वारा इट्स विजिबल, एंड होरेसियो वांट्स टू टॉक। होरेसियो को भी कुछ सोल्जर्स आके बताते हैं। तो ये चीज नहीं है कि किसके द्वारा देखा गया, बट होरेसियो को वहां पे आपको ध्यान में रखना है। किसका गोस्ट नजर आता है, किंग हैमलेट का गोस्ट नजर आता है, हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और यह एक पारंपरिक विश्वास था उस समय के लोगों का, आज भी जो है देखा जाता है कि अगर जो है इफ द गोस्ट ऑफ समवन आईपीएस, इट मींस दैट कि उस आदमी को अभी सुकून नहीं मिला है, उसकी आत्मा भटक रही है। सच अ थिंग वी बिलीव इन आवर सोसाइटी, नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली दोज डेज व्हेन शेक्सपियर वाज लिविंग इन 16th century, you will come to know. So what I want to tell you कि such a thing you will find, ये सारी चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी। और जब होरेसियो उस गोश्त से बात करने जाता है कि व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव, जस्ट टेल मी, तो वह घोस्ट कुछ नहीं बात करता, कुछ नहीं कहता। द घोस्ट ओनली सेज दैट कि आई विल टॉक ओनली विद हुम, आई विल टॉक ओनली हैमलेट्स। केवल मैं जो बात करूंगा, मैं केवल हैमलेट से बात करूंगा, तो बाकी किसी से नहीं वो बात करता। होरेसियो इस बात को जो है किसको बताता, होरेसियो इन्फॉर्म्स टू हुम, होरेसियो इन्फॉर्म्स टू हैमलेट। होरेसियो हैमलेट को इन्फॉर्म करता है कि नाउ सच थिंग हैपेंड। जो किंग हैमलेट हैं, जो फादर हैं आपके, उनका गोस्ट अपीयर हुआ। तो घोस्ट का अपीयरिंग यह एक बड़ा पॉइंट रहता है कि व्हाई सच अ थिंग वी फाइंड, व्हाई द घोस्ट हैज अपीयर्ड हियर। सो यू विल कम टू नो कि जब वह घोस्ट अपीयर होता है तो यह एक तरह का समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट दैट इज द सिंबल ऑफ द इल ओमेन। ILL देन हाइफन OMEN, इल ओमेन का मतलब अपशकुन। तो दैट इज द अपशकुन का प्रतीक होता है। दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, दीज थिंग्स यू विल फाइंड। सो जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी,
तो उसमें चीजें होंगी। अब जो है हैमलेट ये जानना चाहता, देयर इज अ सीक्रेसी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि देयर इज अ सीक्रेसी कि हैमलेट के फादर की हत्या हुई, नो वन नोज। और जैसे ही यह घोस्ट आएगा तो हैमलेट को ये पता चलेगा कि मेरे फादर की हत्या किसने की। और वो घोस्ट किसी से बात नहीं करना चाहता। देयर इज अ कैरेक्टर होरेसियो भी वहां पर है, लेकिन होरेसियो से भी वो बात नहीं करना चाहता। होरेसियो गोज टेल्स हैमलेट कि ऐसा ऐसा हुआ है या इस तरह की चीजें हैं। देन व्हाट हैपेंस कि हैमलेट आएंगे, हैमलेट से गोस्ट की मुलाकात होगी, बात होगी। और तब गोस्ट ये इन्फॉर्म करता है कि या व्हाट हैपेंड विद मी, मेरे साथ क्या हुआ। देन यू विल कम टू नो हैमलेट कम्स। और हैमलेट की जो स्थिति है बिल्कुल बदल जाती है। एक जो यंग ब्लड है और जिसकी अभी फादर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड मदर मैरिड मीन्स टू अ मर्डरर, और जो मदर है वो मर्डरर से शादी कर ली हो। तो हैमलेट क्या होता है, हैमलेट का स्थिति एक यंग ब्लड हु इज परसुइंग एक जो कि हु इज स्टडिंग और परसुइंग द डिग्री ऑफ बीए, जो बीए की डिग्री को परसू कर रहा है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो यू विल कम टू नो कि उसकी जो स्थिति बदल जाती है। उसकी लाइफ में अब केवल एक ही चीज है कि मेरे फादर, मेरा घर जो उजाड़ने वाले हैं मेरे चाचा क्लाउडियस है, और मुझे अपने चाचा से बदला लेना है। बीच में एक और क्या चीजें हुई, कैसे हुई, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूं कि कोई भी ड्रामा जो है जो इतना बड़ा लिखा गया, उस बड़े ड्रामा को हमें समराइज करना, हमें एक एक पॉइंट आपको नहीं बताना कि तब ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा, वो सिचुएशन यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट फाइंड क्या होता है। तो अब गोस्ट का आना, गोस्ट का होरेसियो से को विजिबल होना, होरेसियो इस चीज को इन्फॉर्म करता है, किसको इन्फॉर्म करता है, हैमलेट को। हैमलेट फिर जो है गोस्ट से मिलता है, गोस्ट बताता, गोस्ट को मतलब किंग हैमलेट की मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और आपकी माँ ने उसी से शादी कर ली जिसने मेरा मर्डर किया। तो अब जो है हैमलेट की लाइफ जो एक नॉर्मल ट्रैक पे चल रही थी, दैट पार्टिकुलर लाइफ यू विल कम टू नो कि वो कैसे पूरा का पूरा चेंज हो जाती है, उसकी सोच, उसका एक्शन, उसका सारा चीज चेंज हो जाता है। और यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एलिजाबेथन एज में कि अगर आपके फादर का, फैमिली मेंबर्स का किसी ने हत्या किया है, तो रिवेंज उस समय का एक बेसिक थीम ही नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि दैट वाज मैंडेटरी, दैट वाज मैंडेटरी, नो अल्टरनेटिव। उसमें उस समय ऐसा लगता था कि यह एक कॉन्सेप्ट या सिंबल ऑफ ब्रेवरी था कि आपको बदला लेना है। तो रिवेंज थीम को लेकर के बात रखी गई है। और यह जो रिवेंज थीम है, कोई ऐसा नहीं कि पड़ोसी से है, कोई ऐसा नहीं कि बगल के किसी जो है राजा से है, बल्कि खुद फैमिली मेंबर से, चाचा से है, भतीजे से का मामला है। और चाचा जो सगे भाइयों का मामला, एक परिवार के पूरे उजड़ने की कहानी है। उस परिवार के उजड़ने में एक अभी यंग ब्लड है, उसको उसके जो है नाजुक कंधों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है। सो आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स यू विल कम टू नो कि यहाँ से एक साइकोलॉजी शुरू होता है। वह साइकोलॉजी ये होता है कि हैमलेट अनडाउटली 22 साल का है, जो भी है मेच्योर है, या अभी उतना ज्यादा लाइफ को नहीं देखा है, लेकिन यंग ब्लड में बहुत जल्दी जल्दी जो है गुस्सा होता है। एंड बीइंग अ प्रिंस, उसको दिमाग में जब ये चीज आती है कि माय फादर वाज मर्डर बाय माय अंकल एंड आई हैव टू टेक रिवेंज, और मेरी माँ ने उसी से शादी कर ली, अभी फादर की मौत को ज्यादा दिन हुए भी नहीं हुए हैं। सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो कि वह उनको बताता है, मतलब उसके माइंड में आता है। देन व्हाट हैपेंस, यह तो एक एपिसोड चलता है जो किसका एपिसोड था, रिवेंज का एपिसोड था, आपको हमेशा माइंड में रखना है। और यह रिवेंज का एपिसोड कहाँ पे चल रहा है, क्लाउडियस, हैमलेट, गर्ट्रू, किंग हैमलेट, जो एक फैमिली हो गई है। आपको हमेशा ध्यान में रखना कि देयर इज अ फैमिली, उस फैमिली में क्लाउडियस, गर्ट्रू, किंग हैमलेट और प्रिंस हैमलेट। प्रिंस हैमलेट मतलब जो राजकुमार है, जो जिनको ये रिवेंज लेना है, या एक फैमिली चलती है। दूसरी तरफ वी नो इट वेरी वेल कि अगर लाइफ है तो लाइफ में और भी चीजें होंगी। वह कौन सी चीजें होंगी, कुछ हमारे रिलेशंस होते हैं,
कुछ अफेयर्स होते हैं, कुछ लव की बातें होती हैं। तो हैमलेट राजकुमार है, यंग ब्लड है, ही इज आल्सो इन लव विद समवन, और वह जिसके साथ लव में है वह कोई और, वह एक कैरेक्टर है, दैट इज ओफिलिया। सो एक दूसरी उस इसी में ही एक दूसरा सीन आप कह सकते हैं डाला गया है, जो अफेयर का सीन है, लव का सीन है। और यह जो लव का सीन है यह काफी डीप है, और इस डीप लव में ये चीज दिखाया गया है कि एक प्रिंस का लव है, लेकिन जो ओफिलिया है वह बड़े घराने से नहीं बिलोंग करती, बल्कि ओफिलिया क्या है, शी इज द डॉटर ऑफ पोलोनियस, एंड पोलोनियस हैज बीन वर्किंग एज एन अटेंडेंट ऑफ क्लाउडियस। दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि ओफिलिया पोलोनियस की बेटी है, और पोलोनियस किसके रूप में काम कर रहा है, अटेंडेंट के रूप में काम कर रहा है। जैसे होरेशियो किसका अटेंडेंट है, होरेशियो आपके प्रिंस हैमलेट का अटेंडेंट है, ऐसे ही पोलोनियस किसके अटेंडेंट है, क्लाउडियस का अटेंडेंट है। इट मींस दैट कि पोलोनियस इज इन द कोर्ट ऑफ हुम, पोलोनियस इज इन द कोर्ट ऑफ क्लाउडियस। सो यू विल कम टू नो कि ऑल दीज थिंग्स हैपन, ये सारी की सारी चीज घटित होती है या ये सारी चीजें होती हैं इमरान। सो यू विल कम टू नो कि दीज थिंग्स हैपन, दीज थिंग्स कम हियर, और हम लोगों को ये चीज पता चलता है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि देर इज एक एपिसोड है रिवेंज, दूसरा एपिसोड वहां पे है लव। लेकिन रिवेंज यहाँ पे दिखाया गया कि रिवेंज लव पर भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा है, जो जो प्रिंस हैमलेट है उसने अपनी जिंदगी का मकसद रिवेंज बना लिया है, और अपने रिलेशन को तोड़ लेता है। अपने रिलेशन को किससे तोड़ लेता है, ओफिलिया से तोड़ लेता है। जस्ट आई वांट टू नो कि आर यू गेटिंग माय वॉइस। अच्छा, ओके ओके। तो शेक्सपियर ने, देखिए एलिजाबेथन एज में रिवेंज कितना इंपॉर्टेंट था, कि शेक्सपियर ने उस रिवेंज के थीम को आगे रखा। और रिवेंज के उस थीम में जो है क्या होता है, लव जो है दम तोड़ देता है या आखिरी सांसें लेता है। लेकिन वहीं पर आप कुछ और जगहों पे देखेंगे, रोमियो और जूलियट में जो लव ट्रेजेडी है वहां पे लव को इतना ऊपर दिखाया गया कि लव के लिए सब कुछ जो है सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। और यहाँ जो कुछ सैक्रिफाइस किया जा रहा है, किसके लिए सैक्रिफाइस किया जा रहा है, रिवेंज के लिए सैक्रिफाइस किया जा रहा है। तो देर आर 3 or 4 पॉइंट ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड की रिवेंज है, रिवेंज के अलावा जो है लव है। लेकिन लव जो है क्या होता है कि आई आई विल नॉट यूज कि लव को डिफीट कर दिया जाता है या वो, लेकिन जो जो उस समय की सोच थी, जो उस समय की डिमांड थी, उसके अनुसार जो है शेक्सपियर ने चीजों को डिजाइन किया। शेक्सपियर डिजाइन द थिंग, एंड व्हाट वाज दैट थिंग, दैट वाज कि जो रिवेंज मोटिव था, उस मोटिव को उन्होंने आगे बढ़ाया इस प्ले में। और सेम थिंग वी फाइंड हियर, ओफिलिया का जब रिलेशन ब्रेकअप होता है हैमलेट के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये बताने की, वही बार बार मैं कहूंगा कि यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि रिलेशन कैसे ब्रेकअप होता है, तो ओफिलिया कैसे मिलती है, ओफिलिया कौन सा कपड़ा पहनी हुई थी, ओफिलिया ने कैसे देखा। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई जो है मीन्स जादूगर हूँ और पूरा जो पिटारा मैं ही खोलूं, कुछ आपको अपने आप से भी करना पड़ेगा। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ओफिलिया का जो रिलेशन ब्रेकअप हुआ, यह रिलेशन जो है दो एक एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत ही ओफिलिया की लाइफ में डिवास्टेशन लेकर के आता है। ओफिलिया ने हैमलेट के ऊपर इतना विश्वास किया, इतना ज्यादा विश्वास किया कि उसने अपने फादर की बात को नहीं माना। ओफिलिया का जो भाई लेयटीस था, लेयटीस को भी की भी बात को नहीं माना। तो यह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। एंड यू विल कम टू नो कि व्हेन दिस रिलेशनशिप इज ब्रोकन, देन यू विल कम टू नो कि क्या होता है कि ओफिलिया कमिट्स सुसाइड। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ओफिलिया कमिट्स सुसाइड, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज। और ओफिलिया का
सुसाइड का कमिटिंग करना यह इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं टेंडर एज में जो कदम उठाया गया था, वह टेंडर एज में उठाया गया कदम सफल नहीं हुआ। वह यह भी दिखाता है कि उस समय के जो घराने थे, अगर जो है एक राजकुमार अपने से लोअर फैमिली से किसी से मैरिज करता है, तो उस चीज को वहां पर अगर लव में है, तो शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसा कोई थीम नहीं है, इनडायरेक्टली यू कैन जस्ट टेक इट एंड एक्सप्लेन इट। लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूर दिखाया गया कि रिवेंज के आगे सारे थीम को शेक्सपियर ने कहा कि वो सब किनारे लगा दिए जाते। पूरे प्ले में लास्ट तक केवल एक ही, देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज व्हाट, दैट इज रिवेंज। बाकी और सारी चीजों को हटा दिया गया, सारी चीजों को किनारे कर दिया गया। सो जस्ट थिंक, पॉन्डर, कंसीडर कि ये जो रिलेशनशिप बड़े घराने का राजकुमार और एक जो है पोलोनियस जो केवल अटेंडेंट है, उसके घर उसकी बेटी, और जहाँ पे इतनी प्रैक्टिकल बातें होती हैं कि आप ऐसे रिलेशन पर विश्वास ना करिएगा, जहाँ पे इस तरह की चीजें लेकर के होती हैं कि यू शुड नॉट बिलीव एट ऑल, इस तरह के रिलेशन पर आपको विश्वास नहीं करना, सच अ थिंग वी फाइंड। तो आप ये देखेंगे कि व्हाट हैपेंड, यू विल कम टू नो कि उस समय की सिचुएशन, उस समय की चीजों को भी लेकर के रखा गया। ये तो एक रिलेशनशिप मैंने बताया, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि ओफिलिया कमिट सुसाइड, फादर की बात नहीं मानती, भाई की बात नहीं मानती, जो कि एक लव में अक्सर होता है इन आवर सोसाइटी। और उसके जो फादर हैं, जो अटेंडेंट के रूप में काम करते रहते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि कि हैमलेट को ये पता चल गया है कि उसके अंकल ने ही मर्डर किया है और हैमलेट रिवेंज की फिराक में है, तो जहां जहां हैमलेट जाते हैं या जो भी बातें करते हैं, जिससे मिलते हैं, तो ओफिलिया के फादर जो है पर्दे के पीछे अक्सर छुप करके उसकी बात को सुनते रहते हैं। और हैमलेट यहाँ रिवेंज की आग में जब जल रहा है, तो हैमलेट ये सोचता है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा, मैं अपने मैं अपने अंकल का मर्डर कर दूंगा। एक समय वह अपनी माँ से बात करता रहता है पर्दे के पीछे, और कहता है कि माँ, तुमने अच्छा नहीं किया। हु मर्डर फादर, अंकल मर्डर फादर एंड यू मैरिड, यू आर नॉट अ गुड वुमन एट ऑल। उनके कैरेक्टर को लेकर के तमाम तरह का जो है क्वेश्चन करता है कि, और ऐसा गर्ट्रू को इस तरह से दिखाया गया कि गर्ट्रू में जैसे लस्ट और पैशन है, सिंबल ऑफ सेक्सुअलिटी है, इस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया। उसका सन भी उससे क्वेश्चन करता है, सोसाइटी भी क्वेश्चन करती है कि व्हाई डिड यू मैरी, योर हस्बैंड इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड यू मैरिड द मैन हु मर्डर योर हस्बैंड, सच अ थिंग। आपको वहां पे एक पॉइंट और मिलेगा। तो एक रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखाया गया जिस पर मैं अभी बात करूंगा, लेकिन जो मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब वो अपनी माँ से शिकायत करता रहता है, तो पोलोनियस जो है पर्दे के पीछे से ये बात सुनता रहता है, और हैमलेट को लगता है कि परहैप्स बिहाइंड द कर्टन देयर इज माई अंकल क्लाउडियस। और वह तलवार निकालता है बगैर देखे हुए कि उसके पीछे चाचा क्लाउडियस हैं या पोलोनियस हैं, वह उनका मर्डर कर देता है। तो हैमलेट के हाथों में जो एक बड़ा मर्डर हुआ था, अगर कहा जाए कि इनोसेंट आदमी का, जो कि अटेंडेंट होने के नाते अपनी ड्यूटी को निभा रहा था, लेकिन वह मर्डर जो है किसका था, ओफेलिया के फादर का। तो ओफेलिया का आत्महत्या करना, पोलोनियस का मारा जाना, हैमलेट का रिवेंज की आग में जलना, यह पूरा का पूरा इंडिकेट करता है कि अभी इसके आगे और बहुत सारे मर्डर होंगे, क्योंकि यह रिवेंज ट्रेजिडी है। हैमलेट जब अपनी माँ से ये बात करता है कि सच थिंग हैपेंड, यू कमिटेड सच अ थिंग, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, यू मैरिड अ मैन हु मर्डर माय फादर, अंकल, तमाम तरह की, तो मैं कह रहा था मैं इस रिलेशनशिप पर बात करूंगा। मैंने देखिए दो रिलेशनशिप पर बात किया। एक रिलेशनशिप आपका कौन सा है, हैमलेट का उसके फादर से। उसके फादर ने एक ड्यूटी दी है
कि तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना चाचा से। वह एक कहानी आगे चल रही। दूसरा जो है यू विल कम टू नो, एक रिलेशनशिप दूसरा है हैमलेट वर्सेस ओफिलिया का। वह भी सीन आपका आया। एक कैरेक्टर मैंने लिया पोलोनियस का। उसके बारे में भी मैंने बात किया कि उनका भी अपना कैसे जो है ही वाज मर्डर्ड बाई हैमलेट। जो मदर से इसका रिलेशनशिप है, उस मदर से रिलेशनशिप में यू विल कम टू नो कि एक फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आएगा। यू विल कम टू नो दैट देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन, एंगर। और वह फ्रस्ट्रेशन और एंगर इतना ज्यादा ना होता अगर ये जब जब ये पता चला कि उसके फादर का मर्डर उसका अंकल है और माँ ने शादी कर ली है। ये उतना ज्यादा ना होता। सारिका मैडम, आपकी तरफ से मुझे लगता है आपने म्यूट नहीं किया है, आप म्यूट कर लीजिए। सो आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ पर एक दिखाया गया है कि द मैन हु इज एलोन इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली यंग ब्लड, whose father is no more and mother married a man who is the murderer of her husband, एंड इवन बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, तब आप उस कंडीशन में देखेंगे कि हैमलेट का जो रिलेशनशिप अपनी माँ से वो बहुत ही जो है गड़बड़ होता है। एक फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है। रिलेशनशिप मतलब कोई रिलेशनशिप मतलब ब्रेक नहीं हो रहा, बल्कि हैमलेट जो है अपनी माँ को इंसल्ट करते हैं, एब्यूज करते हैं, तमाम क्वेश्चंस करते हैं। और यह जो क्वेश्चन है यह फ्रस्ट्रेशन का है। आई थिंक कि कोई भी यंग ब्लड एक करेगा जब उसको ये लगेगा कि माई मदर मैरिड इनके साथ ऐसा। वह एक परंपरा उस समय की थी जब ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से किए जाते थे। सो यू विल कम टू नो कि सम अदर पॉइंट्स हैपेंड देयर। एंड व्हाट अदर पॉइंट्स हैपेंड देयर, यू विल कम टू नो कि वहां पे कुछ दूसरी भी चीजें होती हैं। उन दूसरी चीजों में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि बाद में एक थियरी आई है और उस थियरी को हम लोगों ने, जो फ्रायड के द्वारा दिया गया है, इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो जब भी हैमलेट को कोई भी पढ़ाता है, वेदर आई टीच और एनी अदर पर्सन विल टीच, या जो भी होगा, वो इस थियरी को, इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए जरूर अप्लाई करता है। सो व्हाट यू हैव टू गो, कि जब वह इस थियरी को अप्लाई करेगा तो इस थियरी में एक चीज बताया गया इडिपस कॉम्प्लेक्स में। दिस थियरी, इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, सॉरी, दो थियरीज है, इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो थियरी अप्लाई होगा वो इडिपस कॉम्प्लेक्स ना हो करके इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अप्लाई होगा। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को हम मदर फिक्सेशन के भी नाम से जानते हैं, और जिसमें ये बताया गया कि सन इज वेरी क्लोज टू मदर। जो सन है वो अपनी माँ के बहुत करीब होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लर्न्ड बाई सन बिकॉज ड्यू टू द अपोजिट सेक्स ऑफ मदर, सच अ थिंग यू विल फाइंड। तो एक पार्टिकुलर थियरी भी इस रिलेशनशिप में यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरा चीज ये है कि अब एक प्लॉट पूरा क्लियर हुआ है, और वह प्लॉट ये क्लियर हुआ कि एक इवेंट हुआ, उस इवेंट में फादर का मर्डर हुआ, और उस मर्डर का रिवेंज की जिम्मेदारी उसके बेटे हैमलेट के कंधों पर है। हैमलेट उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हैं, और उस जिम्मेदारी के लिए ही उन्होंने ओफिलिया से रिलेशनशिप अपना तोड़ दिया। और उसी जिम्मेदारी को लेकर इतना फ्रस्ट्रेट है कि अपनी माँ से क्वेश्चंस करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, एब्यूज करते हैं। उसी जिम्मेदारी में यू विल कम टू नो कि उन्होंने पोलोनियस का भी मर्डर किया। लेकिन बीच में मैं एक पॉइंट और बताऊंगा कि एक एक यहाँ पे सीन का यूज किया गया है। वह सीन है प्ले विद इन प्ले। और प्ले विद इन प्ले में यू विल कम टू नो कि हैमलेट क्या करते हैं, कुछ एक्टर्स को, कुछ प्लेयर्स को लेकर के वैसे ही पूरी स्टोरी, वैसे ही पूरा इवेंट परफॉर्म करते हैं अपने अंकल और अपनी माँ के सामने,
जैसे उनके फादर का मर्डर हुआ था, द सेम प्लॉट यू विल फाइंड कि द सेम स्टोरी, द सेम इवेंट्स ही परफॉर्म्स देयर। जब वह वैसे ही प्लॉट को, वैसी चीजों को वहां परफॉर्म करते हैं, तो केवल उनका मकसद यह जानना होता, ओनली ही वांट्स टू नो कि बिहाइंड द मर्डर ऑफ माय फादर इज देयर एनी हैंड ऑफ माय अंकल आर नॉट। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि जो गोस्ट था वह गोस्ट जो है मुझे प्रोवोक किया हो, गलत इंफॉर्मेशन दिया हो और मुझसे जो है मेरे हाथों कुछ गलत कराना चाहता हो। ये चीज वो जानना चाहते हैं। तो जब उन्होंने उस पूरी स्टोरी को वहां पे परफॉर्म किया, वहां पे उन्होंने किया, तो यू विल कम टू नो कि उनके अंकल बीच में ये कहते हैं कि इसे बंद किया जाए, ये क्या है। तो पूरा जो चेहरे का हाव भाव होता है उससे पता चलता है या अनडाउटली सच थिंग हैपेंड, एंड बिहाइंड सच थिंग हु इज देयर, बिहाइंड सच थिंग देयर इज माई अंकल, उन्होंने ही ये काम किया। ये चीज आप देखेंगे। तो जब आप इस चीज को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनका जो विश्वास है हैमलेट का, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रांग, फर्म, डिटरमिन। और वो जो है इसकी तलाश में रहते हैं कि मुझे बदला लेना है। कई अवसर मिलता है उनको उनको अपने फादर, अपने अंकल का मर्डर करने का, लेकिन वो जो है मर्डर वहां पे नहीं करते हैं कई अवसरों पर। एक बार जो है उनको और मौका मिलता है, लेकिन उस समय उनके अंकल प्रेयर करते रहते हैं। तो हैमलेट सोचते हैं कि अगर मैं इनका मर्डर अभी कर दूंगा तो ये सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उस समय यह विश्वास था कि प्रेयर करते समय किसी आदमी का मर्डर नहीं करना चाहिए। अगर मर्डर किया जाएगा तो वह सीधे कहाँ पे जाएगा, ही विल मेक हिज एंट्री इनटू हेवन, वह स्वर्ग में चला जाएगा। तो वह वहां पर भी, तो कुछ क्रिटिक्स ने, या क्रिटिक्स ने क्या, तमाम लोगों ने इस पार्टिकुलर डिले को कहा कि डिले इन एक्शन, कि हैमलेट को मौका मिला अपने अंकल के मर्डर करने का, लेकिन उन्होंने मर्डर नहीं किया। और जब मर्डर नहीं किया तो इसका मतलब ये था कि वह अपने एक्शन के प्रति स्ट्रांग नहीं थे, बल्कि उसको बार बार डिले कर रहे थे, ही वॉज डिलेइंग। जब वहां पे ये चीज आता है कि ही वॉज डिलेइंग द एक्शन, तब उस पार्टिकुलर थियरी, उसको उस एक थियरी से जोड़ दिया गया, दैट इज प्रोकास्टिनेशन या डिले इन एक्शन। प्रोकास्टिनेशन भी, जितने वर्ड मैंने यूज किया, चाहे वह प्ले विद इन प्ले हो, चाहे प्रोकास्टिनेशन हो, और या और भी जो वर्ड इसमें आए हुए, वो सब, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन माय प्रीवियस लेक्चर। तो उसमें वो चीज अवेलेबल है, उसको पॉइंट वाइज लिखवाया गया था, बताया गया था। इफ यू सर्च या इफ यू गो विद दिस पॉइंट यू विल कम टू नो। सेकेंड थिंग, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि उस प्ले विद इन प्ले से या उस इवेंट से यह क्लियर अब बिल्कुल हो गया कि कौन मर्डर किया है, अंकल ने मर्डर किया है। उन्होंने सीक्रेसी मेंटेन रखा, जानबूझ के माँ से मैरिज की ताकि उनके हाथ में पूरा किंगडम आ जाए और वो रूल करे, सच थिंग। उधर अंकल को भी ये पता चल गया कि मेरा भतीजा जो है सारी चीजों के बारे में जानता है और वो लगातार मुझसे बदला लेने की फिराक में है। अंकल जो है फ्रंट पर ना आकर के अपने तमाम लोगों को लगाते हैं कि किसी भी तरह से हैमलेट का क्या कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, हैमलेट को रास्ते से हटा दिया जाए। तो यह जो लड़ाई है, यह एक तरह से लड़ाई, परिवार की लड़ाई होने के साथ साथ चाचा और भतीजे की लड़ाई में तब्दील हो जाती है। भतीजा इंतजार करता है कि मुझे मौका मिले, चाचा को जो है लगता है कि यार वो तो है मौके की तलाश में कभी भी, तो उसको, तो चाचा ने क्या किया कि चाचा कॉन्स्पिरेटर्स हैं, कॉन्स्पिरेसी रचे हुए हैं उन्होंने, चाहे उसके फादर के मर्डर में, चाहे जहां पे। तो चाचा ने क्या किया कि जो पोलोनियस थे, और जो ओफिलिया के, पोलोनियस का बेटा और ओफिलिया का भाई लेयटीज, उसको सामने लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर का मर्डर हैमलेट ने किया, नंबर वन पॉइंट, और तुम्हारी बहन ने जो आत्महत्या की उसकी भी जिम्मेदार कौन है, हैमलेट ही है, उन्होंने आपका घर उजाड़ा। सच अ थिंग, सच अ डायलॉग यू विल नॉट फाइंड, लेकिन सेंस उसका यही निकलेगा। बिकॉज आई एम एड्रेसिंग यू, तो जस्ट आई वांट टू टेल यू इन अ वेरी इजी लैंग्वेज द होल समरी, द होल इसेंस ऑफ द प्ले, द होल क्रक्स ऑफ द प्ले। अब उसके बाद जो है क्या होते हैं कि
कॉन्स्पिरेटर्स का नेचर जो देखने को मिलेगा वही चीज देखने को मिलेगा कि उन्होंने फ्रंट में किसको रखा, लेयर्टीज को रखा। और लेयर्टीज के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि लेयर्टीज ने ऐसा किया कि लेयर्टीज तुम्हें जो है अपने बदला लेना है अपने फादर। तो बदला एक उधर भी चल रहा है, दूसरा बदले का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि लेयर्टीज भी यंग ब्लड है। एंड हाउ कैन ही एक्सेप्ट कि मेरे फादर पोलोनियस का मर्डर मेरे बहन को बर्बाद कर या इस तरह का चीजें को उसका घर उजाड़ने वाला, हाउ कैन इस तरह की चीजें कैसे हो सकता है कि वह साइलेंट रहेंगे, मम रहेंगे, एंड ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। वो सब कुछ वो हो जाते हैं। सो पूरे प्लॉट में अब आप ये देखेंगे कि हम क्लाइमैक्स पर है। स्टोरी रिवेंज से शुरू हुई, मैरिज भी आया उसमें, उसमें लव भी आया, लेकिन जो स्टोरी लास्ट तक चल रही वो क्या है, रिवेंज है। उस रिवेंज में कई जाने गई, कई लोग गए। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। लास्ट में जो है आप ये देखेंगे कि मर्डर होता है और उस एक 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 ड्यूल होता है, DUEL। उस वो ड्यूल जो होता है हैमलेट के बीच में और किसके बीच में होता है, लेयर्टीज के बीच में, द्वंद्व युद्ध जिसको हम कहते हैं। और उस ड्यूल में आप देखेंगे कि हैमलेट भी मारे जाते हैं, लेयर्टीज भी मारे जाते हैं, किंग भी मारे जाते हैं, सारे कैरेक्टर्स मारे जाते हैं। एक कैरेक्टर जो होरेशियो है वह भी कहता है कि क्या बेनिफिट होगा इफ आई एम अलाइव हियर। तो वह भी कहता है मैं भी जो है आई मीन्स आई वांट टू कमिट सुसाइड। तो हैमलेट उसको कहते हैं नो नो, यू हैव टू रिमेन अलाइव बिकॉज यू हैव टू टेल द होल स्टोरी टू कमिंग जनरेशन, टू द वर्ल्ड। दुनिया को तुम्हें ये कहानी बतानी कि व्हाट हैपेंड विद मी, व्हाट वाज डन बाय माय अंकल, व्हाट वाज डन बाय माय मदर, एंड व्हाट आई डिड। तो जब आप क्लाइमैक्स में एंड में आएंगे तो इतना पैथेटिक हो जाता है सिचुएशन कि उस पैथेटिक सिचुएशन में ऐसा लगता है कि व्हाट हैमलेट फाउंड एंड व्हाट ओफिलिया फाउंड, कि सब मारे जाते हैं, सब के सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर को, होरेशियो को एलाइव, जो होरेशियो जो अटेंडेंट है वह होरेशियो एलाइव रहता है। और वह होरेशियो इसलिए अलाइव रहता है कि उसको जो है हैमलेट कहते हैं कि यू हैव टू टेल द स्टोरी, तुम्हें इस कहानी को बताना है। तुम्हें इस कहानी को किसको बताना है, फॉर द कमिंग जनरेशन। यू हैव टू रिमेन अलाइव, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। इतनी सारी चीजों को जब आपसे मैंने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजों को जब मैंने आपसे बताया, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने बताया था हर प्ले में कुछ सीन्स है। इसमें भी कुछ सीन्स है, जिसमें एक सीन मैंने डिस्कस किया प्ले विद इन प्ले। दूसरी सीन मैंने आपको बताया कि देर इज अनदर सीन, ग्रेव डिगर सीन। उस ग्रेव डिगर सीन में जब ओफिलिया मर जाती है तो उसकी कब्र को कुछ लोग खोदते रहते उसको दफनाने के लिए। वहां पे एक स्केलेटन निकलता है और वो उस स्केलेटन में कहा जाता है, ये लगता है कि किंग हैमलेट का स्केलेटन है, या इस तरह की बात की जाती है कि मतलब एक फिलोसफिकल अंदाज में रखा गया है कि दुनिया में क्या रहा है, एवरी वन विल डाई सूनर और लेटर एंड एवरी वन विल बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रेव। चाहे बाद में वो LG रिटेन इन द कंट्री चर्च चार्ट में रहा हो, चाहे ग्रेव डिगर सीन में रहा हो। तो जो ग्रेव डिगर सीन है वह पार्टिकुलर सीन में कॉमिक एलिमेंट है। फिलॉसफी के साथ साथ, फिलॉसफी ऑफ लाइफ के साथ साथ, यू विल कम टू नो देयर इज अ कॉमिक एलिमेंट। और ये बताया गया कि जो दुनिया है, द पार्टिकुलर वर्ल्ड विच इज सो कलरफुल, विच इज सो मैग्निफिसेंट, विच इज सो ब्यूटीफुल, विच ऑलवेज चेंज इट्स ब्यूटी, यू विल कम टू नो, जो लगातार अपनी इस ब्यूटी को चेंज करती रहती है। नथिंग इज इटर्नल, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज फॉर एवर। यहाँ पे कोई भी चीज इटर्नल नहीं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं, कोई भी चीज फॉर एवर नहीं है। तो शेक्सपियर का जो फिलॉसफी है, शेक्सपियर का जो दर्शन है, यू विल कम टू नो कि वह बहुत एक्सट्रीम तक किसी किसी सीन में पहुंचा हुआ है। वीमेन कैरेक्टर की जहां तक बात आती है तो वीमेन कैरेक्टर में सबसे पैथेटिक कैरेक्टर यू विल गेट ओफिलिया, कि व्हाट हैपेंड विद ओफिलिया, व्हाट ओफिलिया डिड एंड व्हाट शी गॉट। उसके साथ क्या घटित हुआ, उसने क्या किया और उसने क्या पाया। यू विल कम टू नो नथिंग शी फाइंड, वह कुछ नहीं पाती है।
शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। बल्कि वह क्या करती है, लास्ट में वो कहती है मैं ननरी बन जाऊंगी, मैं नन बन जाऊंगी, मैं ननरी ननरी के रूप में, बिकॉज उसके लिए क्या था, हैमलेट वाज एवरीथिंग फॉर हर, या इन हर लाइफ देयर वाज ओनली वन दैट वाज हैमलेट, बट हैमलेट रिवेंज के आगे कुछ वही नहीं करता है। सो एक हम ये देखते हैं कि एक एक ऐसा कैरेक्टर दैट इज इनोसेंट कैरेक्टर, दैट इज इनोसेंट फ्लावर, उस इनोसेंट फ्लावर को हाउ 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 शी सप्रेस्ड, वो कैसे सप्रेस की जाती है। तो ओफिलिया एक ऐसी कैरेक्टर जहां लस्ट नहीं है, जहां पैशन नहीं है, बल्कि जहां पे वो रिलेशनशिप को लेकर के अगर वो चाहती तो वो हैमलेट को छोड़ सकती थी, किसी और दूसरे के साथ इंगेज हो सकती थी, बिकॉज ये यंग ब्लड यंग एज में। लेकिन नहीं, बल्कि शी इज इन डीप लव, एंड व्हाट हैपेंस, शी कमिट्स सुसाइड। तो एक जो, अगर इफ एनीवन आस्क यू कि सबसे पैथेटिक कैरेक्टर कौन है, तो मेरी नजर में सबसे पैथेटिक कैरेक्टर ओफिलिया है। दूसरा चीज आपको, या पैथेटिक, जिसके प्रति हमारी सहानुभूति सबसे ज्यादा होगी। हाँ, जिसके प्रति हमारी सहानुभूति, या अगर आपसे कहा जाए कि अब चूंकि टेंडर सॉफ्ट, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शी इज इन लव विद समवन बट शी डिडंट गेट एनीथिंग इन हर लाइफ, अल्टीमेटली उसको सुसाइड कमिट करना पड़ा, मतलब एक एक लव के पर्सपेक्टिव से वह बिल्कुल जो है एक प्योर कैरेक्टर है, जिसमें लव लव रियली में नजर आता है, उसके इमोशंस में, उसकी फीलिंग्स में, ऑल दीस थिंग्स यू यू विल कम टू नो। सो व्हाट आई वांट टू से कि वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर, और दूसरी तरफ वहीं एक और फीमेल कैरेक्टर है, जिसमें आप किसको देखते हैं, गर्ट्रू को देखते हैं, एन एजेड, अगर मैं वर्ड यूज करूं, एन एजेड वुमेन, लेकिन हस्बैंड की मौत के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, दोबारा मैरिज करने को स्वीकार किया। तो यह एक पार्टिकुलर चीज क्या है, यह एक पार्टिकुलर उन्होंने दिखाया कि एलिजाबेथन एज में भी इस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं, जहां पे एक लव के लिए अपने आप को सब कुछ कर रहा है, दूसरी एक जो है अपनी हस्बैंड की मौत के बाद जो है शी मैरिड। तो जो गर्ट्रू है, वह हम ये नहीं कह सकते कि गर्ट्रू जो है फेमिनिज्म का प्रतीक है। कुछ हद तक तो आप ये कह सकते हैं कि गर्ट्रू में फेमिनिज्म है, लेकिन गर्ट्रू वैसी नहीं है जैसे कि जो लेडी मैकबेथ है, जो सिचुएशन को पूरा कंट्रोल कर ले, हैंडल कर ले। गर्ट्रू को अनडाउटली अपनी लाइफ जीने का, लोग ये जरूर क्वेश्चन करते हैं कि गर्ट्रू ने क्या गलत किया, जो इस तरह का क्वेश्चन उठ रहा है। मैं नहीं कहता गर्ट्रू ने गलत किया, गर्ट्रू को अपनी लाइफ को जीने का अधिकार है, और गर्ट्रू इस चीज को जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अगर गर्ट्रू के पता होता कि मेरे देवर ने ही मेरे हस्बैंड का मर्डर किया, तो शायद गर्ट्रू मैरिज ना करती। लेकिन सोसाइटी हमेशा एक क्वेश्चन करती है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो गया, बीए परसू कर रहा है, और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, देन व्हाट वाज द नीड टू मैरी। इट्स अ क्वेश्चन। बट वही क्वेश्चन होगा कि क्या ये क्वेश्चन जो है मेल से भी किया जाएगा। ये मैं फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से और तमाम मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि क्या ये क्वेश्चन मेल से भी किया जाएगा, कि केवल सच अ क्वेश्चन ओनली बी आस्क्ड मींस वुमेन से ही किया जाएगा। तो एक एक पॉइंट वहां पर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि गर्ट्रू को थोड़ा सा एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया जिसमें लस्ट है, पैशन है, सेक्सुअलिटी है, उस अंदाज में इनडायरेक्ट वे में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, या फेमिनिस्टिक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से। तीसरा चीज जो है, अगर आप और देखेंगे जो भी कैरेक्टर है, खास करके क्लाउडियस कॉन्स्पिरेटस है, पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे उनका हाथ है। उनका एक ऑब्जेक्टिव ही यही रहा कि इनका मर्डर करके और इनकी वाइफ से, मिस हैमलेट की माँ से शादी करके मैं पूरा का पूरा जो है साम्राज्य अपने हाथों में ले लूं। लेकिन फिर वही चीज आता है कि शेक्सपियर एक चीज कहते हैं कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी, मेरे यहाँ जो है चरित्र ही आपका भाग्य है। तो व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ क्लाउडियस, यू कम टू नो इट, यू आल्सो नो कि क्लाउडियस ने कैसे किया, और लास्ट में क्लाउडियस के साथ क्या होता है। और उस क्लाउडियस की एक हरकत की वजह से पूरा का पूरा पूरा का पूरा किंगडम कोलैप्स कर जाता है। ऑल द इमिनेंट पर्सनालिटीज, नोबल
personalities of that kingdom, they were murdered brutally. सबका आपस में लड़ाई झगड़ा एक तरह से, तो आप इसको रिवेंज ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, सोशल ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, डिले इन एक्शन को भी जितने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, फेमिनिज्म भी आपको नजर आएगा। एक जो ड्रामा होता है या एक जो लिटरेरी पीस होता है, उसको कई लेवल पे देखा जाता है। उसको देखने का अपना अपना एक नजरिया होता है, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे आप जाकर के उसको देखते हैं। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी अ पार्टिकुलर प्ले, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो देखिए इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले दे दिया, मैं इंफॉर्मेशन पे बात नहीं करूंगा। मेरा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज व्हाट, दैट इज द एक तरह से कि क्रिटिकल एनालिसिस कि what you have to take by which you will never forget this particular story when you are going to read Hamlet, when you are going to take all these characters, then what the things you have to apply to understand these characters। ओफिलिया को किस नजर से समझ सकते हैं, उस गर्ट गर्ट्रू को कैसे जो है समझा जाए, क्लाउडियस को कैसे फ्रंट पे लाया जाए, और कौन कौन से पॉइंट्स है जिससे कि यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, या व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टू टेक, व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टू अप्लाई। इन सब चीजों को आप कैसे लेके समझ सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आई थिंक कि वी शुड गो या वी शुड फॉलो, ये सारी की सारी चीजें हमें जो है करना चाहिए या हमें फॉलो करना चाहिए कि ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। सो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि ये स्टोरीज रही है, ये उसका रहा है, एंड आई थिंक आई हैव गॉन एंड आई टोल्ड यू ऑल द पॉइंट्स, नथिंग रिमेन्स एट ऑल। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरीज को, कैरेक्टर्स को एक बार फिर से आज के पढ़ाने के बाद या आज के बताने के बाद आप जाएंगे, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा और आसानी से। एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि एक्ट वाइज, सीन वाइज, जैसे बीए में चलता था, बीए में भी कोई नहीं पढ़ाता, वेन एवर वी वर डूइंग तो ऑलवेज एक लेक्चर होता था, 4-5 लेक्चर उसमें बता दिए जाते थे कि हाँ ऐसे ऐसे रहा है, इवन जबकि वो डिटेल स्टडी होता था यहाँ पे सारी चीजें। दूसरा चीज मैं जरूर कहूंगा कि हैमलेट में कुछ सॉलिलिकीज हैं, उस सालिलिकीज को आपको पढ़ना चाहिए, उसको मैंने लिखवाया हुआ है, एक बार उसको देख लीजिएगा। सालिलिकीज और असाइड दो वर्ड होते हैं। जो सालिलिकीज होती है वह एक ऐसा डायलॉग होता है जो कि कैरेक्टर जो है स्टेज पर बोलता है, लेकिन जब वह बोलता है तो वहां पे दूसरे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। असाइड उस डायलॉग को कहते हैं कि जब वह स्टेज पर बोलेगा कोई कैरेक्टर तो वहां पे दूसरा कैरेक्टर मौजूद होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरियां होगी, इतनी दूरी होगी लगेगा कि उसको, उसकी बात को कोई सुन नहीं पा रहा है। तो दीज आर द टू डायलॉग्स, soliloquy एंड असाइड, टू टाइप्स ऑफ डायलॉग। ये एक टेक्निक्स है जिसको वहां पे यूज किया गया है। सो आई थिंक दैट you all have enjoyed this session, and now I would like to conclude, now I would like to bind up the session, and I hope कि आपको अच्छा लगा होगा, और यू ऑल कैन सेंड योर फीडबैक। एक या दो लोग अगर अभी कुछ, जी, जी, मदर फिक्सेशन। जी शिल्पी। या हैमलेट मतलब मदर इज इन सेंटर, कीपिंग मदर इन सेंटर, दैट पर्टिकुलर थियरी केम कि देयर इज अ रिलेशनशिप between mother and son, and this relationship does not mean that there is a physical union. Always remember that there is no lust and passion, but ultimately motherhood, a type of attraction due to the opposite sex. Yeah, a healthy relationship, because just I want to tell you कि son always think that his mother is his entire world, and no other has right to occupy that world। जो son होता है वह सोचता है उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ है, और उसके जैसा कोई दूसरा आदमी उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। मीन्स यूं का ये कहना था कि नो वन कैन शेयर द लव ऑफ मदर।
Yeah, undoubtedly, you can just understand, and there are several other perspectives which you can take. But in this class, that's not possible because that's theory. There are some keywords, and perhaps if Preeti Sagar is saying something, ki, may I explain? Yeah, Preeti ji, you all have to mute. Preeti ji is saying something. Yeah, Preeti ji, perhaps वो psychology उन्होंने लिया होगा. Yeah, yeah, तो आप. या अनडाउटली ऐसा हुआ था एक्चुअली जब इस पे बात चली तो एक उसके पीछे एक मीथ है कि देयर वाज किंग ईडिपस जो किंग ईडिपस थे किंग ईडिपस को के साथ ऐसा समथिंग हैपेंड हुआ कि आई थिंक कि आई हैव टू टेक अनदर सेशन इस पर जब आप लोग बात करना चाहते हैं तो आई विल कम टू टेल यू डिटेल में बताएंगे उस मिथ को या उस चीज को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि देर आर द टू वर्ड्स एक तो ईडिपस कॉम्प्लेक्स है और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है जो ईडिपस है वो किंग ईडिपस के नाम पर रखा गया ध्यान से आप सुनिएगा किंग ईडिपस के नाम पर किंग ईडिपस का जो थे उस पार्टिकुलर किंग इडिपस का अटैचमेंट अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा था वो एक स्टोरी ये कैसे था क्या था अब उसको मैं बाद में फिर जब उसमें करना चाहते बताएंगे तो एक इसमें पार्टिकुलर चीज ध्यान में रखना है कि जो जब जो है किंग इडिपस तो किंग इडिपस एक सिंबल बन गए और किसके सिंबल बन गए सारे मेल बॉय के सिंबल बन गए मतलब जो भी मेल मीन्स जो भी बॉय है जो अपने माँ के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू अपोजिट सेक्स या उस सेक्सुअलिटी को लेकर के कि बहुत कुछ वह लाइफ में सीखता है अपनी माँ से जो है चीजों को ड्यू टू अपोजिट सेक्स उसका अट्रैक्शन जैसा प्रीति जी ने भी बताया उन्होंने क्लियर किया दूसरा चीजें जो है आप ये समझ लीजिएगा कि दिस पार्टिकुलर थिंग इज नोन हाउ कि सन सन मदर रिलेशनशिप ईडिपस कॉम्प्लेक्स जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है दैट इज फादर फिक्सेशन दिस पार्टिकुलर फादर फिक्सेशन उस फादर फिक्सेशन में यू विल कम टू नो कि रिलेशनशिप बिटवीन डाटर एंड फादर रिलेशनशिप बिटवीन डाटर एंड फादर इस पार्टिकुलर थियरी को अगर आप देखेंगे डीएच लॉरेंस ने अपने हर नॉवल में अडॉप्ट किया है सन्स एंड लवर्स में भी अडॉप्ट किया हुआ है लेडी चैटरलीज लवर में भी उन्होंने लिया हुआ है रेनबो में भी उन्होंने लिया हुआ है तो ये थियरी का हिस्सा है क्योंकि थियरी को मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं कि थियरी कैसे आई थी क्या रीजन था उसके आने के पीछे ये चीजें रही हैं लेकिन फ्रायड और यूंग दो थियरिस्ट थे उन दोनों थियरिस्ट ने एक पार्टिकुलर घटना को जो इडिपस के साथ हुआ था वो घटना कैसी थी पूरी एक मिथ है स्टोरी है वो वहां की बात है उसको लेकर के उन्होंने इसको बताया तो इडिपस कॉम्प्लेक्स में हमेशा ध्यान में रखना है कि दिस इडिपस कॉम्प्लेक्स दैट इज मदर फिक्सेशन रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड मदर जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है फादर फिक्सेशन रिलेशनशिप बिटवीन डाटर एंड फादर ये दो पॉइंट आपको नोट करना है जो हम वो करना अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो हम इसके लिए एक अलग सेशन शाम उम को ले सकते हैं आज कल भर में तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे बिकॉज मुझे भी कॉलेज जाना है और आई कांट टेक एनी अदर क्वेश्चन यू कैन या शिल्पी जी सेइंग समथिंग या दैट वाज द वेरी बिगिनिंग सीन दैट्स द वेरी बिगिनिंग सीन या डिले इन एक्शन published in 1602 setting Denmark
Yeah, yeah. Okay, okay. Just ending the session because I have to also go to college, and you can send your feedback regarding class. Okay.